की है, इसमें मैंने आपको सारी बातें बता दी। क्लियर। अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट और जेनेटिक्स है, और अपन इसमें फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा वेरिएटेज इसका है। तो सबसे पहला चैप्टर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लियर। अब सुनो ध्यान से। अब जानते हैं जेनेटिक्स या आनुवंशिकी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जेनेटिक्स जो है क्या है। जेनेटिक्स आप जानते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। आपको बताया था वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। वेरिएशन आपको बताया था विविधताएं, एक ही माता पिता के संतानों में जो अंतर होते हैं उसको क्या कहते हैं, विविधताएं कहते हैं। जानते सुनिए, उसको विविधताएं क्या रहती है, वेरिएशंस क्या रहती है। आपने ये देखा था दोनों के अध्ययन को ही हम वंशागति कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिक जनक किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवंशिक जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और आपको याद है इन्होंने किस पादप पर अध्ययन किया, पी प्लांट्स, मटर के पौधे पर अध्ययन किया। और पी प्लांट्स का साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, राइजोम सेडाइम। और कितने लेक्चर लिए, 7 लेक्चर लिए। कब से कब तक प्रयोग किए, 1856 से 1863 तक। मेंडल का जन्म कब हुआ, 1822। क्लियर। डेथ कब हुई, 1884 और 84 है ना। और आप जानते हैं इन्होंने अपने जो रिजल्ट थे वो पब्लिश किए थे कब, 1865। तो ये सारी बातें हमने याद की। और इसमें बस आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इनका जो ड्यूरेशन था, एक्सपेरिमेंटल जो ड्यूरेशन था, इन्होंने प्रयोग का जो समय था 1856 से 1863, 7 ईयर, 7 साल काम किया और 7 जोड़ी लेक्चर लिए। अब अपन बात करें कि कौन कौन से लेक्चर लिए। तो सबसे पहले इन्होंने लिया था, देखो आकार, बीज का आकार, बीज का यानी कि शेप ऑफ सीड लिया था। तो आकार में देखा था राउंड था और रिंकल था। विपरीत लेक्चर लिए थे, याद रखना, 7 जोड़ी विपर्यासी या विपरीत लेक्चर लिए थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। तो गोल झुर्रीदार, बीज का हो गया आकार, बीज का लिया था रंग यानी कि पीला और हरा। क्लियर। तीसरा इन्होंने लिया था आप जानते हैं फली, फली का आकार फूली हुई और जुड़ी हुई है ना। फली का रंग हरा और पीला, ये याद रखना है, फली का रंग हरा प्रभावी है। क्लियर। और इसके बाद इन्होंने ली थी फूल का स्थिति यानी कि अच्छी और शीर्षस्थ है। दूसरी बात इन्होंने फूल का रंग है ना, फूल का रंग लिया था बैंगनी और सफेद। और तीसरा लिया था स्टेम हाइट, स्टेम हाइट तने की ऊंचाई, लंबा, तौल और द्वार। तो ये 7 जो लेक्चर थे, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेक्चर थे। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हमने बात की थी, जीन क्या होता है ना, डीएनए क्या था, क्रॉस किसे कहते हैं, सारी बात हमने की थी। अब सुनिए, अब इसके बाद हमने बात की थी मेंडल ने कुछ नियम दिए थे, आपको याद होना चाहिए। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, है ना। आप जानते हैं प्रवक्ता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो हम बनवाए मत बात कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ क्रॉस भी कराए थे, एक संकर क्रॉस, दूसरे संकर क्रॉस। सुनिए, आवाज नहीं आना चाहिए, सुने। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रवक्ता का नियम, है ना। देखिए प्रवक्ता का नियम क्या, पहले क्रॉस की बात कर लेते हैं। एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। एक संकर क्रॉस जब हम एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपने पढ़ा था, किसे ऊंचाई ली थी तो लंबा पौधा दिया था और एक वनम पौधा दिया था, कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी। तो आपने देखा था जब कैपिटल टीटी स्मॉल टीटी पेरेंट्स हो गए, इनके युग्मक बनाए थे, कैपिटल टीटी वाले पेयर में से कैपिटल टी आ गया था, स्मॉल टीटी में से स्मॉल टी आ गया था। और इनको अपन गैमेट्स कह रहे थे, गैमेट्स वो पेरेंट्स के ऊपर ये गैमेट्स बन गए। फिर इनका अपन एक क्रॉस करा दिया था, रिसेशन करा दिया था, तो F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ओके। और सभी सभी प्लांट कैसे आ रहे थे, टॉल, ऑल आर टॉल्स, है ना। बट हाइब्रिड टॉल थे, कैसे थे वो लोग, संकर क्रम में थे। बट ऐसा क्यों हो रहा था वो अभी बात करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा था। देखो जो स्मॉल टी वाला जीन है ना, यहाँ पे इनको कोई भी मध्य मीडियम प्लांट्स नहीं मिला, ना ही कोई छोटा प्लांट्स मिला। इन्होंने देखा ऐसा क्यों हो रहा था, तब इन्होंने बताया था कि जो छोटा वाला है ना स्मॉल टी, वो अप्रभावी है और कैपिटल टी कैसा है, प्रभावी है। मतलब कैपिटल टी छोटे वाले को दबा रहा है, तो जो दब रहा है उसको अप्रभावी और जो दबा रहा है उसको प्रभावी। इसको इन्होंने प्रभावता का नियम भी कहा था। क्लियर। जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करता है, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट यानी कि प्रभावी कहलाएगा, और जो नहीं करेगा वो अप्रभावी या रिसेसिव कहलाएगा।
अब इन्होंने स्वप्रेरण कराया था कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपने देखा था ये संकर लंबे पौधे हैं और ये P2 जनरेशन हो जाएगी। अब इसकी युग्मक बनाए थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर, दो युग्मक बन रहे हैं ना पर कैपिटल टी स्मॉल टी। और जी आपने देखा अभी तक साथ में थे दोनों, बट अब क्या हो गए, वो लोग पृथक हो गए, अलग अलग हो गए। कैपिटल टी अलग चला जाएगा अलग युग्मक में और स्मॉल टी अलग चला जाएगा। फिर इनका क्रॉस कराया था चेकर बोर्ड में, आप जानते हैं आरसी पुन्नेट या चेकर बोर्ड कह रहे थे, है ना। चेकर बोर्ड के बारे में किसने बताया था, आरसी पुन्नेट ने बताया था। दिमाग में रखना है, आप सेट करना है इसको। और इन्होंने चेकर बोर्ड में आप जानते हैं कि दो नर युग्मक है, दो मादा युग्मक है, तो चार कॉलम बनाने पड़ेंगे, 2 into 2 तो करते हैं ना अपन। तो ऊपर एरो जो लिखते हैं वो मेल को लिख देते हैं और प्लस में फीमेल को लिख देते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराया था, तो फर्स्ट वाले कॉलम में कैपिटल टी आया था, दूसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, थर्ड में क्या आया था कैपिटल टी स्मॉल टी और फोर्थ में क्या आया था स्मॉल टी आया था। इसका फिनोटाइप जीनोटाइप निकाला था, तो आपने देखा था 3 पौधे लंबे आ रहे हैं और एक पौधा कौन रहा है इनको दिखा। और जीनोटाइप निकालेंगे तो बंटू बना रहा है, शुद्ध लंबा कितना है कैपिटल टी, दो संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी और एक पौधा स्मॉल टी आया था। याद है आपको, ऑलरेडी आपकी नोटबुक में है। तो ये सारी चीजें की। अब आप कह रहे हो सर फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोटाइप आप जानते हैं किसी जीव के भारी जो एक्सप्रेशन होता है, भारी लक्षण होते हैं, उसको क्या कहते हैं फिनोटाइप। जो रूप रंग है ना, आकार हाइट, ये सब फिनोटाइप है। और किसी जीव के आनुवंशिक संगठन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। क्लियर, आनुवंशिक संगठन जीनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप जीनोटाइप पर निर्भर करता है, लेकिन जीनोटाइप फिनोटाइप पर निर्भर नहीं करता। ये पढ़ाया था, फिनोटाइप वातावरण द्वारा प्रभावित होता है, जीनोटाइप वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है। फिनोटाइप को देख करके हम जनकों के बारे में जानकारी नहीं लगा सकते और जीनोटाइप को देख करके जनकों के बारे में जानकारी लगा सकते हैं। तो ये आपने देखा। और यहाँ पर आपका साथ ही साथ दो आपके जो नियम थे, एक प्रवर्तक नियम वो भी कंप्लीट होता है, क्लियर, और दूसरा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम भी यही था कि जो युग्मक होते हैं ना, ये साथ में तो रहते हैं बट बिना एक दूसरे से मिले हुए, और युग्मक निर्माण करते समय क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। क्लियर। हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे दूसंकर क्रॉस। नाम से क्लियर हो रहा है, डायहाइब्रिड क्रॉस। दूसंकर क्रॉस उसको कहते हैं जब दो जोड़ी लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया जाए, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण। तो यहाँ पे हमने लिया था, आपको याद होना चाहिए, एक तो लिया था बीज का आकार, है ना, और रंग, तो गोल और पीला, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, झुर्रीदार और हरा। यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई। ये तो पैरेंट जनरेशन हो गई। इसके वो बनाया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई आ जाएगा, इधर से स्मॉल आर स्मॉल वाई आ जाएगा। ओके, फिर हमने क्रॉस कराया था तो F1 में अपन क्या मिला था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। याद आएगा आपको, ठीक है। ये तो हो गया अपना क्या F1 जनरेशन। और सभी कैसे मिल रहे हैं, सभी गोल और पीले मिल रहे हैं। क्लियर, आपके पास रेस्टोरेंट्स में भी आप देख सकते हैं। क्लियर, तो सभी कैसे हैं वो लोग, गोल मिलते है ना। हाँ, अब इसका सैंपलिंग कराया था, तो क्रॉस कराया था, तो युग्मक बनाए थे। तो आपने देखा था यहाँ पर 4 प्रकार के 8 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। तो आपने ये देखा था कैपिटल जो टोटल 8 युग्मक बन रहे हैं, ऐसे ही कह सकते हैं। तो आपने ये देखा था कैपिटल आर का अपन क्रॉस करा रहे थे किसके साथ, पहले कैपिटल वाई के साथ। तो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक मेल बन गए और इसी प्रकार से मादा युग्मक बन जाएंगे। अब आपने देखा 4 नर हैं और 4 प्रकार के नर युग्मक और 4 प्रकार के आपके पास मादा युग्मक है। तो टोटल अपन ने कॉलम कितने बनाने पड़ेंगे, 4 into 4 16। तो 16 कॉलम बनाए अपन ने। रो में लिखा, ऊपर वाली रो में अपन ने कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ओके, इसी प्रकार से इस तरह से लिखा होगा। और ये आपको ऑलरेडी मैंने कराया है, तो कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बातें हैं, आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने कॉलम बना लिए थे और आपने पूरा जो क्रॉस करा करके जो बोर्ड अपना चेकर बोर्ड था उसको फिल कर लिया था। और आपने देखा था इसका फिनोटाइप अपन ने निकाला था, तो कितना आ रहा था 9:3:3:1, 9:3:3:1 आ रहा था। ये अपना फिनोटाइप आ रहा था। और जीनोटाइप भी आपको बताया था कैसे निकाला था, है ना, 1:1, 2:2, 1:1। क्लियर। तो ये आपने देखा था द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, यदि आ जाता है तो लिख सकते हो लोग। हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपका अभी प्रवर्तक का नियम हो गया, पृथक्करण का नियम हो गया, है ना। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नियम ये कहता है कि जो लक्षणों की वंशागति होती है वो एक दूसरे से बिना प्रभावित हुई होती है। क्लियर, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते और स्वतंत्र रूप से गति होती है। तो ये इसका नियम आप अच्छे से पढ़ें। और ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नियम किस पे आधारित है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपने देखा था जैसे इन्होंने बताया था कि जो कैपिटल आर है वो हमेशा कैपिटल वाई के साथ नहीं आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो ऐसा ही था कि लक्षणों की जो वंशागति हो रही है वो स्वतंत्र रूप से होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर। हाँ,
अब इन्होंने देखा था कि जो एक संकर क्रॉस था ना, उस पर आपने देखा दो नियम थे। कौन कौन सा? प्रवक्ता का नियम और पृथक्करण का नियम। और दो संकर क्रॉस में एक नियम है, क्या? हाँ, प्रवक्ता के नियम के कुछ अपवाद थे, याद है आपको? अपूर्ण प्रवक्ता और सहप्रवक्ता। अपूर्ण प्रवक्ता मैंने आपको बताया था, अपूर्ण प्रवक्ता का उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा आपने सुना था, इसलिए ड्रैगन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और इन्होंने याद है ना कि दो पुष्प लिया था, एक लाल पुष्प लिया था, लाल लिया था, और एक सफेद लिया था, कैपिटल आर और क्या लिया था? स्मॉल आर। इनका क्रॉस कराया था, तो इन्होंने देखा था कि कैसा मिल रहा था इनको? पिंक मिल रहा था, गुलाबी मिल रहा था। मतलब प्रवक्ता के नियम के अनुसार तो कैसा आना चाहिए? गुलाबी आना चाहिए, लाल आना चाहिए, बट लाल नहीं आया यहाँ पर, ना ही सफेद आया, पिंक आया। तो एक इसका एग्जांपल था अपूर्ण प्रवक्ता, मतलब कैपिटल आर पूरी तरह से स्मॉल आर पर सफेद पर प्रभावी नहीं है। और यहाँ पर जो अनुपात मिला था वो बदल गया था, आपको याद है ना? अपूर्ण प्रवक्ता का जो अनुपात होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप, वो कितना होता है? 1:2:1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एक जैसे आते हैं इसमें, जीनोटाइप और फिनोटाइप, है ना? एक आपको लाल मिल रहा था, दो पिंक मिल रहे हैं, और एक सफेद मिल रहा था, 1:1। तो ये 1:1 जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों एक जैसे आते हैं, किसमें? अपूर्ण प्रवक्ता में। सहप्रवक्ता मैंने आपको पढ़ाया था, सहप्रवक्ता का उदाहरण आपको बताया था, ब्लड ग्रुप AB, इसमें दोनों ही लक्षण एक साथ प्रकट करते हैं। रक्त समूह AB और चितकबरी गाय, आपको याद है? जो लाल गाय और सफेद गाय का क्रॉस करा रहे थे, चितकबरी मिल रही है। और ब्लड ग्रुप AB के बारे में बताया, IA IB को क्या बन रहा था? AB बन रहा था, याद है? मैंने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। A रक्त समूह के लिए क्या कंडीशन बनती है? IA IAE हो सकती है एक तो, या IA I0 हो सकती है। B के लिए क्या बन रही थी? IB IB या IB I0, है ना? AB के लिए क्या बन रहा है? IA IB, ओके। और O के लिए क्या बन रहा है? IA I0 I0। क्लियर? तो ये कैसे बनते हैं, क्या किसको ब्लड दे सकता है, सारी बातें मैंने आपको 12th में और 11th में पढ़ाई है, याद है ना? तो ये अपने देखा। इसके बाद क्या था बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत या क्रॉसओवर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत क्या कहता है? वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत ये कहता है कि जो वंशागति, यानी कि इन्होंने देखा, वॉल्टर सट्टन और थियोडोर बॉवेरी ने 1902 में दिया था। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत वॉल्टर सट्टन और थियोडोर बॉवेरी ने 1902 में दिया था। और उन्होंने एक बात नोटिस की, उन्होंने ये देखा था कि जीन का व्यवहार, जो मेंडल कह रहे थे ना, मेंडल याद रखना, मेंडल जीन को क्या कहते थे? जीन बॉडी नहीं करते थे, वो कारक कहते थे, फैक्टर कह रहे थे। उन्होंने देखा था कि जैसा मेंडल ने जीन के बारे में, कारक के बारे में बताया था कि जीन जोड़े में होते हैं, जीन जोड़ में से एक जीन या कारक संतानों में जाता है और ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और निषेचन के बाद जोड़ा बना लेता है। वैसा ही व्यवहार कौन कर रहे थे? गुणसूत्र कर रहे थे। इन्होंने गुणसूत्र का अध्ययन किया, इन्होंने देखा कि गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं और युग्मक निर्माण करते समय अलग अलग हो जाते हैं। दो जोड़े में से एक युग्मक में जाएगा और निषेचन के बाद पुनः जोड़ा बना लेगा। तो इन्होंने ये देखा कि जैसा व्यवहार जीन कर रहे हैं वैसा व्यवहार गुणसूत्र कर रहे हैं। और इन्होंने एक आइडिया लगाया, कहीं ना कहीं मेंडल के जो कारक है जीन है वो कहीं ना कहीं गुणसूत्र पर ही हो सकते हैं। क्लियर? तो एक इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। तो आपने देखा इसकी कॉमन पॉइंट्स मैंने आपको बताया ऑलरेडी, नोट्स पे लिखवाए कि जो गुणसूत्र और जीन क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं, है ना? युग्मक निर्माण करते समय अलग अलग हो जाते हैं। जोड़े में से केवल एक ही जीन और गुणसूत्र के जोड़े में से गुणसूत्र युग्मक में जाएगा और निषेचन के पश्चात पुनः जोड़े बना लेंगे। ये बताया था आपको ऑलरेडी। क्लियर? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको बताया था कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन प्रायोग प्रमाण किसने दिया? आपको याद है? थॉमस एंड मॉर्गन। थॉमस एंड मॉर्गन ने किस पे कार्य किया? फल की फ्रूट फ्लाई, इसको ऊपर ड्रोसोफिला मैलिफेस्टेशन कह रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि फल मक्खी का ही चुनाव क्यों किया? बताइए क्यों किया? प्रयोगशाला में आसानी से उगा सकते हैं, कृत्रिम माध्यम में फल वृद्धि करा सकते हैं और एक महीने में अधिक संख्या में संतान उत्पन्न करते हैं। इनका जीवन चक्र छोटा होता है, क्लियर? और नर और मादा में आसानी से अपनी संतान कर सकते हैं। क्लियर? ये कुछ कॉमन कारण थे, इसका आपको इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है। ठीक है? ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्या था अपना? सुनिए, देखिए सहलाकुता। हाँ, सहलाकुता मैं आपको बता देता हूँ। जो नियम था ना अपना इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिविन्यास का नियम, उसका अपवाद है सहलाकुता। तो सहलाकुता आप जानते हैं कि जो जीन जो होते हैं ना,
जो जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं वो साथ साथ संतानों में चले जाते हैं। अभी तो ये कह रहे थे कि भाई स्वतंत्र होते हैं, वंशावली निर्भर नहीं होती, लेकिन ऐसा देखा गया था कि जो जोड़े पर जो जीन है और वो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है तो उनकी वंशावली साथ साथ हो रही है। तो यहाँ पर जो स्वतंत्र विभिन्न का नियम वो फैल हो रहा है और ये अपवाद है। तो याद रखना संलग्नता किस नियम का अपवाद है? स्वतंत्र अपवाद नियम का अपवाद है संलग्नता। क्लियर? आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया संलग्नता के बारे में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। संलग्नता क्या होता है, संलग्नता का महत्व, ये आपको करें इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने पढ़ा था वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस। आपको बताया था हमारे अंदर किसी विशिष्ट लक्षण को या किसी जीन को लेकर के उसकी कई पीढ़ियों तक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वंशावली विश्लेषण कहलाता है। इससे अपन पता लगा सकते हैं कि उस पीढ़ी में कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन सा लक्षण चला आ रहा है। तो वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और इसके लिए आपने देखा वंशावली विश्लेषण में यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए थे, जो साइन दिए हैं, साइन सिग्नल्स दिए हैं, वो आपको याद रखना है कि मादा के लिए अपन स्क्वायर जो राउंड सर्कल यूज करते हैं, स्क्वायर यूज करते हैं फीमेल के लिए मैटिंग के लिए, क्लोज रिलेटिव में मैटिंग हो रही है तो कौन सा, और अफेक्टेड है, बीमार है तो कौन सा, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, ठीक है? इसके बाद हमने क्या पढ़ा, वंशावली विश्लेषण हो गया। इसके बाद हमने कुछ विकार पढ़े थे, है ना? तो कुछ विकार पढ़े थे। अच्छा, उत्परिवर्तन एक टॉपिक था, म्यूटेशन। सुनिए, आप जानते हैं आप आनुवंशिक पदार्थ में अचानक होने वाले वंशगत परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कह रहे थे, है ना? सडन इनहेरिटेबल चेंजेस आर कॉल्ड, इसको म्यूटेशन कह रहे थे। और म्यूटेशन उत्परिवर्तन करने वाले कारकों को उत्परिवर्तन जन कह रहे थे। याद है ना, ह्यूगो डिग्रीज ने टर्म दिया था, इवनिंग प्रिमरोज पर अध्ययन किया था ना, ये मैंने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। इसके बाद आप जानते हैं उत्परिवर्तन पढ़ाया। उत्परिवर्तन में आपने देखा था कि अब दो प्रकार के बताए थे, बिंदु उत्परिवर्तन और क्रमशः उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, उदाहरण लीजिए। बिंदु पर उत्परिवर्तन आप जानते हैं डीएनए की एकल चार में होने वाले परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कह रहे हैं। इसका उदाहरण कौन सा है, सिंगल सेलेनियम। कौन किससे बदल रहा था, याद है कौन सा कोड, जी हां, ग्लूटामिक अम्ल बनता था वो वैलिन में परिवर्तित हो जाता था। शुरुआत में स्वस्थ अवस्था में ग्लूटामिक बनता है और बाद में वैलिन। इसमें जीएजी था ना कोड, वो जीयूजी हो जाता है। कौन से नंबर पर, 6वें नंबर पर, 6th पोजीशन पर, याद है ना, रिप्लेस हो रहा था। तो आपने देखा इसमें जो आरबीसी का आकार है वो सिकल से फसीए के आकार का हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, इसके बाद हमने देखा था फ्रेमशिफ्ट में पूरा पूरा कोड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर कोई बदल नहीं रहा, ना घट रहा ना बढ़ रहा, बस रिप्लेस हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, एक ही जगह यू आ रहा है ओनली। ओके, इसके बाद हमने पढ़े थे वंशा जो विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर। आप जानते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, है ना? इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर आपने पढ़े थे। देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर जैसे ही आपने मेंडल की क्रॉस में जो वंशागति होती है वैसे ही इनका वंशागति होती है, इसलिए इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर कह रहे थे। क्लियर? अब इसमें क्या देखा था इन्होंने, इसमें इन्होंने देखो मैंने आपको बताया था कि मेंडल की जो खाक है ना, जो मटर पे उन्होंने की थी, वैसे वो हमें संभव नहीं है। मेंडल ने जो नियम बनाए वो हम पे इस तरह संभव नहीं है, तो हम उनका अध्ययन इस तरह से करते हैं। क्लियर? तो आपने देखा कुछ डिसीज थी, जैसे आपने देखा था हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया आप जानते हैं, हीमोफीलिया अब देखो बात नहीं सर सुनिए, लिंग संलग्न में भी ये बीमारी आपने देखा था। एक गुणसूत्र पर इनकी जीन किस पर उपस्थित है, मतलब ध्यय गुणसूत्र पर होते हैं कि लिंग गुणसूत्र पर है। लिंग में दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई पर है तो एक्स लिंग, और इनके अलावा है तो ध्यय। क्लियर? एक्स पे तो एक्स लिंग और वाई पे तो वाई लिंग। ठीक है? हाँ, तो आपने देखा, जैसे आपने देखा था कि जो हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया के आप जानते हैं हीमोफीलिया में क्या होता है, आप कंडीशन तो जानते हैं ना। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, चोट लगने से, हल्की सी चोट लगने से भी पर्सन की डेथ हो सकती है, लगातार ब्लड निकलता रहता है। अब सुनिए, और इसका रॉयल डिसीज भी कहते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में एक रानी जो विक्टोरिया थी वो खुद इसकी क्या थी, बहाव थी। क्लियर? ये देखिए मादाओं के अंदर ये बीमारी होने की संभावना कम रहती है, बीमारी नर में ज्यादा जाती है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिसीज है और ये एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित इसके जीन होते हैं। आपने देखा एक्स, यदि देखो सामान्य महिला के लिए क्या कंडीशन बनती है, एक्स एक्स, और एक बाघ माता के लिए एक्स और उसमें हीमोग्लोबिन जीरो ऊपर और एक्स। ओके, और पीड़ित के लिए दोनों पर आएंगे जीन, एक्स पर एक्स, दोनों एक्स एक्स पर हीमोग्लोबिन के जीन आएंगे तो बीमार कंडीशन होगी। क्वेश्चन से आपसे अच्छे आते हैं, दोबारा से कह रहा हूं आपको।
कंडीशन मालूम होना चाहिए। नर क्या होगा, XY सामान्य नर होगा, नर वाहक नहीं होता, नर पीड़ित होता है, क्योंकि नर के पास एक ही X गुणसूत्र होता है, उस पे भी हीमोफिलिया जीन H वाला जीन आ गया तो नर पीड़ित हो जाएगा। बीमारी नरों में ज्यादा देखने को मिलती है, मादा यदि वाहक तो नर भी पीड़ित हो सकता है, और मादा पीड़ित है तो भी नर पीड़ित हो सकता है। लेकिन मादा पीड़ित कब होगी, जब उसकी माता कम से कम या तो भाग होगी या पीड़ित होगी और उसका पिता पीड़ित होगा, तभी बीमारी कच्ची में जाएगी, मादा पीड़ित होगी, अदरवाइज मादा पीड़ित नहीं होगी, भाग होगी। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको बता दिया। सेम इसी के समान पैटर्न देखने को मिलता है कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस में हम रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके जो भी पेपर हुई थी उनमें ऐसा क्वेश्चन आया था कि कोई व्यक्ति है लाइसेंस ऐसा है ना ड्राइविंग वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा है ड्राइविंग के लिए, तो नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है आप बताइए। वैसे कंडीशन बना के देंगे आपको, तो आपको बताना है कि क्या कारण हो सकता है। तो हम कलर में डिफरेंस नहीं कर सकते। क्लियर? किस कलर में बोलो? हाँ, और ये भी एक्स संलग्न बीमारी है ना, और रिसेसिव है ना। अब आपने देखा, अब इधर सुनो, अब आपने देखा था इसकी दो कंडीशन थी। क्लियर? इसमें भी सेम कंडीशन बन रही है ना। तो इसमें भी जो मादा होगी वो पीड़ित बहुत ही रेयर केसेस में होती है, नर में बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। क्लियर? ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि नर मादा पीड़ित होने के लिए दोनों एक्स पर जीन आना आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, ये सब पढ़ लिया था। सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता दिया मैंने आपको। सिकल सेल एनीमिया के बाद में एक कंडीशन और बताई थी, थैलेसीमिया के बारे में बताया था। थैलेसीमिया में आप जानते हैं दोनों डिसीज में क्या अंतर है। सिकल सेल एनीमिया को अपन क्या कह रहे थे भाई? सिकल सेल एनीमिया को अपन गुणात्मक कह रहे थे, और इसको क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है आप जानते हैं, इसमें श्रृंखला कम बन रही है। उसमें श्रृंखला बन रही थी बट हीमोग्लोबिन की श्रृंखला बन रही थी बट सही से नहीं बन रही थी वो। इसमें क्या बन रही है? कम बन रही है। क्लियर? और अल्फा चेन पर कम बन रही है तो अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन बन रही है तो बीटा थैलेसीमिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या अंतर है। थैलेसीमिया मैंने लिखाया था आपको, इसमें थैलेसीमिया में और सिकल सेल एनीमिया में डिफरेंस। क्लियर? हां, इसके बाद हमने बात की थी पॉलीक्लॉइडी, याद है? नहीं सॉरी, इससे पहले हमने बहुत सारी बातें की थी। दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट थे। एक तो था, इसको अपन बात कर रहे थे ना, जो प्लियोट्रॉपी कह रहे थे शायद, बाउजी वंशा के पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था, और एक था प्लियोट्रॉपी के बड़ी यूज कर रहे थे इसको। अब सुनिए, बाउजी वंशा किसे कहते हैं? जब सामान्यतः एक लक्षण के लिए एक जीन होता है, जब कभी एक लक्षण एक से अधिक जीनों द्वारा निर्धारित हो रहा हो तो इसे बहुजीनी वंशावली कहते हैं। उदाहरण क्या था? मगर पेशाब और ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर, याद है? और बहुप्रभावता किसकी कह रहे थे? प्लियोट्रॉपी किसको कह रहे थे? बहुप्रभावता। बहुप्रभावता मैंने आपको बताया था, प्लियोट्रॉपी सामान्यतः एक जीन एक से अधिक लक्षण को निर्धारित करें, एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करे तो इसे क्या कहेंगे? बहुप्रभावता कह रहे हैं। सामान्यतः एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है, लेकिन एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करे तो इसको क्या कहेंगे? बहुप्रभावता। उदाहरण आपको याद है ना, फिनाइल कीटोनुरिया, इसमें तीन लक्षण प्रभावित हो रहे थे, जीन डिलीट हो जाने से, स्किन कलर, हेयर कलर और मानसिक स्थिति, याद है ना? तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अगला टॉपिक क्या था अपना? हाँ, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद हमने बात की थी कुछ क्रोमोसोमल विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और आप जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या में घटने या बढ़ने के कारण ये विकार होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या घटने या बढ़ने के कारण हो रहे हैं। इसमें से मुख्य रूप से आपने देखा था डाउन सिंड्रोम, मैंने आपको बताया, लिंगरन डाउन ने इसकी खोज की थी, और एक 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है, यानी कि 21वें नंबर पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। ओवरऑल पर्सन के अंदर 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। क्लियर? इसमें आपने देखा था एक ध्येय गुणसूत्र पे विकार है। ध्येय गुणसूत्र 21वां आप जानते हैं ध्येय होता है, XY वाला अपना लिंग गुणसूत्र का 30वां जोड़ा, तो 21वें पर एक अतिरिक्त हो रहा है। और इसके लक्षण आपको याद है, शॉर्ट हाइट है ना, पार्शली ओपन माउथ, आंशिक रूप से माउथ खुला रहता है, और पान क्रीज पाई जाती है हेलियो में, और बाय बर्थ हार्ट डिसीज हो सकती है, मानसिक रूप से व्यक्ति बुद्धू होता है, कमजोर रहता है, ये बताया था मैंने आपको। इसके बाद आपने डाउन सिंड्रोम देखा। दूसरी हमने बात की थी क्या? क्लाइनफेल्टर, याद है ना? क्लाइनफेल्टर में नर के अंदर होने वाली बीमारी, और इसमें एक अतिरिक्त X गुणसूत्र आ जाता है, एक X गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, याद है आपको? हाँ, तो आपने देखा युवक बनते समय जो गुणसूत्र प्रॉपर पृथक नहीं होते, उसके कारण ये विकार देखने को मिलते हैं,
है ना। तो आपने देखा, और स्पेशली हम लेट मैरिज करते हैं और लेट चाइल्ड प्लान करते हैं। लेट चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो तब ये संभावना अधिक होती है ना। एक गांवों की तुलना में विकास ज्यादातर शहरों में अधिक आपको मिलेंगे, लेट चाइल्ड यदि प्लान करते हैं। क्लाइमेट फिल्टर में नाम बताया कि एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र, एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाने के कारण कौन सी विकार होता है? क्लाइमेट फिल्टर में पर्सन के अंदर 44 प्लस एक्स एक्स वाई, सामान्य नर होने के लिए एक्स वाई होना चाहिए, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त आ गया, एक्स आ गया, जिसके कारण उस नर के अंदर मादाओं जैसे लक्षण आ जाएंगे। जैसे आपने देखा गायनोकोमेस्टिया हो जाएगा, इस नर के अंदर स्तन ग्रंथि विकसित हो जाएगी, उसके अंदर प्रसव नहीं होंगे या कम विकसित होंगे, शुक्राणु नहीं बनेंगे और वैसा व्यक्ति पुरुष नहीं, पिता नहीं बन सकता। बताया था आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपने देखा था। टर्नर सिंड्रोम किसके कारण हो रहा है? एक एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण हो रहा है। एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाएगा तो कौन सी डिसीज बोलो? टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। और टर्नर सिंड्रोम में आपने देखा महिलाओं के अंदर मुख्य रूप से होता है। ऐसी महिलाएं बांझ होती हैं, इनके अंदर मासिक चक्र नहीं चलते हैं, इनके अंदर अंडाशय विकसित नहीं होंगे और द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित नहीं होंगे, वो अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर पाती। ये मैंने आपको बताया था। इससे पहले मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था एनिप्लॉइडी, एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाना या बढ़ जाना, ट्राइसोमी आपको बता दिया था। ये सारी चीजें हमने कवर की है। तो इस चैप्टर मैंने आपको समझ पूरा कराया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें अपन अभी लेफ्ट करना है, दैट इज आप जानते हैं टेस्ट क्रॉस। याद है टेस्ट क्रॉस परीक्षण। जब हम एप्पल पीली का क्रॉस आप जनक के साथ कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट क्रॉस हम क्या करते हैं? अज्ञात जनक का जीनोटाइप पता करने के लिए। टेस्ट क्रॉस आपको अच्छे से बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया। और कोई चीज इसमें बताओ? लिंग निर्धारण बोलो। लिंग निर्धारण वाला भी टॉपिक छूटा हुआ है, जल्दी सुने। लिंग निर्धारण मैंने आपको बताया था सेक्स डिटरमिनेशन। लिंग निर्धारण के बारे में हेंकिंग ने बताया था, कीटों पर अध्ययन किया। कीटों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है? एक्स 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 जीरो। आप जानते हैं नर कीट के अंदर, एक नर कीट के अंदर एक गुणसूत्र क्या होता है? कम होता है। मादा के अंदर ज्यादा होगा। जैसे मान लो सपोज मादा के अंदर 45 है तो नर के अंदर कितने होंगे? 44। क्लियर? मादा के अंदर ज्यादा है तो नर के अंदर कम होगा। 45 है तो नर के अंदर 44 होगा। एक कम होता है, नर के अंदर एक कम होगा, मैंने ये बताया। ठीक है। इसके बाद आपने देखा था मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है? एक्स 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 वाई का। मनुष्य यानी कि हम विषम युग्मक की नर जो होता है, नर वो हेटेरोगैमेटिक होता है, विषम युग्मक होता है। दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा, आधे युग्मक एक्स वाले होंगे और आधे वाई, क्योंकि मादा सभी युग्मक की होता है, सभी युग्मक एक जैसे होंगे। तो ये हमने देखा। इसके बाद आपने देखा था ड्रोसोफिला में भी हमारे जैसा ही होता है, एक्स 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 वाई प्रकार का होता है। पक्षियों में जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का होता है। पक्षियों में कैसा होता है? बोलिए जेड 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 डब्ल्यू। मादा जो होती है वो विषम युग्मक की होती है, लेकिन यहाँ पर जो लिंग निर्धारण करेगा वो कौन निर्धारण करेगा? वो अंडा जो है मादा डिसाइड करेगी। आपने देखा अंडे दो प्रकार के होंगे, आधे अंडे जेड वाले होंगे और आधे डब्ल्यू वाले होंगे। ओके, हाँ डब्ल्यू वाले कह रहे हैं उनको, है ना। तो आपने देखा। और इम्पोर्टेंट बात आपका जो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसा होता है? आवृत दोगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण। नर मधुमक्खी के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 16 और मादा के अंदर कितनी होती है? 32। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मादा मक्खी है ना वो निषेचन से बनती है और नर बिना निषेचन के बन रहा है। और इस प्रक्रिया को हम आंशिक जनन कहते हैं। जब मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव में परिवर्तित हो जाता है तो उसे आंशिक जनन कहते हैं। याद है क्या आपको? बोलिए। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि समाज के अंदर जो बच्चे होने के लिए मादा को, नर बच्चा या मादा के लिए यदि किसी फीमेल को मादा बच्ची हो रही है तो उसको उस महिला को अपन ठहरा सकते हैं ऐसा सही है कि गलत? तो ऐसा गलत है। मैंने आपको बताया था किसी फीमेल को अपन ऐसा नहीं ठहरा सकते, ये लक बाय चांस होती है और स्पेशली शुक्राणु डिसाइड कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और इस तरह से क्वेश्चंस आपने क्या पढ़ा है आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ओवरऑल हमने इस चैप्टर को कवर किया। ऑलरेडी मैं पढ़ा इसको बहुत पहले था, बट ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे उनके लिए इसमें कुछ है। ओके।